हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो हम 500 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के 500 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यह हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वो आप सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर इसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर इसके बाद आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वैदिक आर्य लोग थे उनका प्रमुख भोजन क्या हुआ करता था? आंसर है इसका दूध और इसके प्रोडक्ट, यानी कि मिल्क और इसके जो प्रोडक्ट होते थे वो वैदिक आर्य लोगों का प्रमुख भोजन हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों जो वैदिक आर्य लोग थे वो दूध, घी, दही इन सभी का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर के खीर बनाना बताया गया है। इसके अलावा दही से बनने वाले पनीर का भी उल्लेख किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। यानी दोस्तों ऋग्वेद में यह बताया गया है कि दूध में जो जौ होता है उसको डालकर के क्षीर यानी खीर बनाई जाती थी। इसके अलावा एक और भोज्य पदार्थ का नाम बताया गया है ऋग्वेद में, कि जो जौ होता है उसका सत्तू दही में डालकर के करम्भ नामक भोज्य पदार्थ बनाया जाता था। ठीक है। तो ये सभी जो भोज्य पदार्थ हैं इनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो इससे पता चलता है कि जो ऋग्वेदिक आर्य लोग थे वो दूध और इसके प्रोडक्ट यूज किया करते थे। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? यानी कि दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले किस अन्न का उपयोग किया था? आंसर है जौ या यब। तो जौ को यब भी बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जौ। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ या यब का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर है तांबा, यानी कॉपर धातु का सबसे पहले वैदिक लोगों ने प्रयोग किया था। तो वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया है। जो ऋग्वेद है उसमें एक धातु पाई गई है जिसको अयस नामक धातु कहा गया है, और ये अयस नामक धातु जो है वो तांबा है। ठीक है। और जो ऋग्वैदिक लोग थे उसमें लोहे के बारे में नहीं बताया गया है, यानी कि जो आर्य लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है, यानी वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ये एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। कितने वेद होते हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। अगला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। दोस्तों जहां भी अथर्ववेद हो वो ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है वो वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए दोस्तों, जो आर्य सभ्यता थी उसमें मनुष्य के जीवन काल को 100 वर्ष माना जाता था, और इसी के अनुसार उसके जो आयु होती थी उसको बराबर भागों में बांट दिया जाता था। तो वो बराबर भाग कौन कौन से हुआ करते थे? इसका आंसर है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यानी जीवन का जो पहला चरण है वो ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा चरण है वानप्रस्थ और चौथा चरण है सन्यास। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक की आयु होती थी, यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता था और उससे 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य की अवस्था माना जाता था। और फिर गृहस्थ कब से कब तक? 25 से 50 तक माना जाता था, और वानप्रस्थ की अवस्था 50 से 75 तक हुआ करती थी, और सन्यास की जो अवस्था होती थी वो 75 से 100 वर्ष की होती थी। ठीक है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट करिएगा।
जो जाबालोपनिषद है उसमें सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है, यानी जो मनुष्य की आयु थी उस समय की, इन चारों आश्रमों यानी 4 चरणों की जो बात की गई थी वो जाबालोपनिषद में की गई है। अगला प्रश्न है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझिएगा कि जो आर्य लोग थे वो अपने से पूर्व जो लोग थे उनके साथ जो संघर्ष हुआ है आर्य लोगों का, तो वो किस लिए सफल हुए आर्य लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। यानी कि जो आर्य लोग थे उन्होंने अपने पूर्व में जो लोग उपस्थित थे उनसे जो संघर्ष हुआ करता था उनका, उसमें उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे जो रथ थे उनका प्रयोग किया था। तो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में इसलिए सफल रहे क्योंकि इसका प्रमुख कारण था कि जो घोड़े होते थे उनके द्वारा जो रथ चलाए जाते थे उनका प्रयोग किसने किया था, आर्य लोगों ने किया था। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो दोस्तों आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी, तो इसका आंसर है व्यवसाय पर। यानी कि कौन क्या धंधा कर रहा है इस पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। जैसे दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है जिसमें कोई कहता है कि मेरे पिता ब्रसज हैं यानी वैद्य हैं, मेरी माता जो है वो चक्की चलाने वाली है और मैं एक कवि हूं। यानी इन 3 परिवार, जो एक परिवार है उसमें जो 3 लोग हैं उन सभी के कार्य अलग अलग हैं। तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि। यानी कि जो ऋग्वैदिक लोग थे वो पशुचारी थे, यानी कि पशु रखते थे अपने पास। तो इस बात का प्रमाण किस तथ्य से मिलता है, तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, बिल्कुल सही बात है। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गायें होती थी ना कि जमीन, तो यह भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो इस बात से हम पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक लोग थे या ऋग्वैदिक आर्य थे वो पशुचारी थे, यानी अपने पास पशु रखते थे। दोस्तों ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स मूलर। कौन था दोस्तों, मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर आर्य का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्ट्रिया को मानता है। यानी कि जो मैक्स मूलर था उसका मानना यह था कि जो आर्य लोग हैं वो मध्य एशिया से आए हुए हैं। ठीक है, मूलर के अनुसार पमीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था, उसका नाम था मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां है। तो आंसर है इसका सप्त सिंधु में। कहां पर है दोस्तों, सप्त सिंधु में। तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। यानी कि दोस्तों मुखिया के चुनाव में कौन सी जनजातीय सभा जो है वो होती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समिति। कौन होती थी दोस्तों, समिति। तो ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता था। राजा इसे जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता था। यानी कि जो समिति होती थी उसका काम होता था मुखिया को चुनना, मुखिया का निर्वाचन करना, मुखिया का इलेक्शन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है दोस्तों, यानी राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंधित है।
ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? तो वैदिक युग के समय जो राजा अपनी जनता से कर वसूलता था उसे क्या नाम दिया जाता था? तो उसे नाम दिया जाता था बलि। क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो टैक्स वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहीता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहां से लिया गया है? आंसर है इसका ऋग्वेद से। किससे लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है और यह सूर्य देव को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? सूर्य देव को समर्पित है। तो याद रखना है कि जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो याज्ञवल्क्य को चुनौती किस विदुषी ने दी थी? तो गार्गी ने दी थी। और दोस्तों याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है उसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक का पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी कि जो भारतीय प्रतीक है उसमें जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो ये है दोस्तों हमारा राजकीय प्रतीक या भारतीय प्रतीक या राज चिन्ह बोल सकते हैं। तो इसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है यह किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? कि सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया था? तो इसका आंसर है गंधर्व विवाह को। किस विवाह को? गंधर्व विवाह को। तो दोस्तों हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह या पैशाच विवाह जो है ये 8 प्रकार बताए गए हैं। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह विधि सम्मत बताए गए हैं। बाकी 5 प्रकार के विवाह विधि सम्मत नहीं है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए 2016 से 2018 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी की ऑनलाइन एग्जाम में, तो चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है दोस्तों? तो वो है इंद्र। ठीक है। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? तो वो दर्शन पर आधारित हैं। 4 जाने वाले वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता है? तो ब्राह्मण आता है, फिर क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र आता है। फिर है श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो ये महाभारत का भाग है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। और मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो वो ऋग्वेद है। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, ये सभी पीडीएफ उपलब्ध हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आप इस सीरीज के साथ कंटिन्यू बने रहें। हम इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।